हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 का एनसीईआरटी का लेसन नंबर 9 दैट इज़ अ फोर्स एंड अ लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 9.4 देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वेलोसिटी चेंज एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट एक्सेलरेट। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा कि पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा, जब उसके ऊपर हम लोग अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वो एक्सेलरेट हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन एन फोर्स अप्लाई टू इट। हम लोग अभी ये देखेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड हाउ वी मेजर द फोर्स, और हम लोग वो जो फोर्स है वो कैसे मेजर करेंगे। लेट्स अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। हम लोग को हमारी एवरीडे लाइफ में से कुछ एग्जांपल्स ड्रॉन आउट करने हैं। ड्यूरिंग द गेम ऑफ अ टेबल टेनिस, इफ बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। एक्चुअली जब हम लोग टेनिस की गेम लेंगे तो इफ़ द बॉल हिट्स द प्लेयर तो उसको लगती नहीं है, उसको हर्ट नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स द स्पेक्टेकर इट मे हर्ट हिम। लेकिन क्रिकेट की मैच में अगर बॉल अगर किसी देखने वाले को लग जाए तो उसको हर्ट होती है। A truck at the rest does not require any attention when then park along the roadside. ट्रक को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है जब वो एक साइड पे अगर वो पार्क है तो। बट द मूविंग ट्रक इवन एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड मे किल द पर्सन स्टैंडिंग एट इट पास। लेकिन अगर वो ट्रक मूव कर रही होती है तो वो रिस्की है, क्योंकि वो एक इंसान की जो रास्ते पे चल रहा है उसकी जान भी ले सकती है, भले ना उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो। A small mass such as bullet may kill the persons when then fire from the gun. दूर से अगर बुलेट से की हुई एक वार, एक गन से चलाई हुई बुलेट वो सामने वाले इंसान को मार सकती है। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। इससे यहाँ पे हम लोग को ये पता पड़ जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके वजन और उसकी वेलोसिटी से डिसाइड होगा कि एक्सेलरेशन उसका क्या होगा। Similarly, if an object is to be accelerate, we know that the greater force is required to give a greater velocity। हम लोग को पता है अगर हम लोग को उसको ज़्यादा एक्सेलरेट कराना है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर उसको हम लोग को ज़्यादा वेलोसिटी में लाना है तो ज़्यादा स्पीड में लाना है तो। इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ अ इम्पॉर्टेंस। वहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक इम्पॉर्टेंस वर्क करेगी ऑब्जेक्ट की मास एंड द वेलोसिटी। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे दैट इज़ ऑफ अ मोमेंटम, जो न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। मोमेंटम को एक्चुअली हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ, हम लोग उसका जो सिंबल है वो लेंगे p, एंड इट्स डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास दैट इज ऑफ m एंड वेलोसिटी v दैट इज ऑफ अ वेलोसिटी v। सो p इज इक्वल टू mp। यहाँ पे p मोमेंटम है और m यहाँ पे मास है और v है वेलोसिटी। मोमेंटम हैज़ अ बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम को एक्चुअली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन सेम होती है, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट्स ऑफ अ वेलोसिटी v, और उसकी डायरेक्शंस जो भी वेलोसिटी डायरेक्शंस होगी वो दोनों की सेम होगी। ऐसा यूनिट मोमेंटम का होता है दैट इज अ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जब उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स वर्क होता है तो उसका मोशन में चेंज हो जाता है, वो मोशन में आ जाता है। इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये हो गया कि उसके मोमेंटम में भी चेंजेस आएगा। लेट्स अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच अ कार विद अ डेड बैटरी इज टू पुश अलोंग द स्ट्रेट रोड टू गिव अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को एक एग्जाम्पल लेना है कार का जिसकी जो बैटरी है वो डेड बैटरी है, जो पुश कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विच इज़ सफिशिएंट टू स्टार्ट इट्स इंजन। जो उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए तो काफ़ी है। इफ़ 1 or 2 persons गिव द सडन पुश टू इट स्टार्ट हार्डली। अगर 2-3 लोग उसको धक्का लगाएंगे तो वो हार्डली स्टार्ट तो हो जाएगा, बट अ कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट इन ग्रेजुलेशन एक्सेलरेशन ऑफ अ कार टू स्पीड अप। 2 लोगों के धक्का मारने की वजह से वो उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी मोमेंटम में चेंज होने की वजह से car is not only determined by the magnitude of a force but it's also a time during which the force is exerted। इसका मतलब ये हो गया that change of a momentum of a कार की मोमेंटम में तब चेंजेस आएगा जब उसके फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि फोर्स कौन से, मैंने फोर्स कितना अप्लाई किया लेकिन कौन से टाइम पे एक्सर्ट किया वो भी फर्क पड़ता है। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट फोर्स नेसेसरी
टू चेंज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो फोर्स ज़रूरी है ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज करने के लिए, डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज। और यहाँ पे टाइम का रेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करते हैं तब। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी यही स्टेट करता है दैट द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनेटेड टू, अगर हम लोग पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करें, उसका रेट ऑफ मोमेंटम चेंज करें तो वो प्रोपोर्शनेट होगा अप्लाई अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। हम लोगों ने जो भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया होगा, पर्टिकुलरली जो भी डायरेक्शन में जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया होगा, वो उसके मोमेंटम में चेंज होने के रेट के प्रोपोर्शनेट में होगा। अभी उसका एक केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मुलेशंस के थ्रू, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 9.4.1 मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सपोज ऑब्जेक्ट का मास है m एंड वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन टू द वेलोसिटी v इन अ टाइम, और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होकर v हो गई है। t बाय द टाइम एप्लीकेशन ऑफ एन कांस्टेंट फोर्स f है थ्रू आउट द टाइम, हम लोगों ने टाइम को t लिया हुआ है, उसका कांस्टेंट फोर्स है वो f लिया हुआ है। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी p1 इज इक्वल टू mu और p2 विल बी mv। सो यहाँ पे चेंज मोमेंटम देखेंगे दैट इज p2 माइनस p1, दैट मीन्स mv माइनस mu, m कॉमन निकल जाएगा तो वो हो जाएगा v माइनस u, और हम लोग को पता है मोमेंटम मीन्स वन काइंड ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। सो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज m मल्टीप्लाई v माइनस u डिवाइड बाई t। यहाँ पे हम लोग मोमेंटम के चेंज को यहाँ पे हम लोग f लिख देंगे, चेंज ऑफ अ मोमेंटम रेट दैट इज f। सो उसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे f जो है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे, मीटर की जगह पे हम लोग किलोमीटर डालेंगे। सो किलोमीटर के लिए हो जाएगा k और m के लिए m, और v माइनस u अपॉन t का फॉर्मूला है दैट इज एक्सेलरेशन का a। सो उसका मतलब हो गया f इज इक्वल टू k m a। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन शो होगा विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे k कांस्टेंट के लिए यूज़ किया हुआ है, प्रोपोर्शंस को जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तब हम लोगों ने k कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है। ऐसा यूनिट एक्सेलरेशंस का है दैट इज़ अ kg एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। मास का kg है और एक्सेलरेशंस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट k बिकम 1 फॉर दिस। 1 unit of a force is defined as the amount of the produce and acceleration of 1 meter per second square। हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट को निकालने के लिए k यूज़ किया हुआ है, एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोगों ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोगों ने 1 kg मास यूज़ किया हुआ है। 1 यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब ये हो गया k की जगह पे हम लोगों ने k लिखा, वजन की जगह पे 1 kg, और एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स अगर वेरिएशंस डिराइव करें और k की जगह पे हम लोग 1 डाल दें तो उसका इक्वेशन टेलिप हो जाएगा f इज इक्वल टू मा दैट इज ma, और उसका फोर्स का यूनिट ऑफ फोर्स होगा दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सिर्फ न्यूटन विच हैज़ अ सिंबल ऑफ n। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन gives us a method to measure the force of acting of an object as a product of its mass and accelerations। इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस में हम लोग मेजर करेंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जहाँ पे मास और एक्सेलरेशंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एन एक्शन इन अवर एवरीडे लाइफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बारी यूज़ होता है। हैव यू नोटिस दैट द वाइल कैचिंग द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल और फील्डर इन दैन ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। हम लोगों ने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जब कोई भी क्रिकेट का जो प्लेयर होता है वो जो क्रिकेट के बॉल को बैटिंग से उसको दूसरी डायरेक्शन में धक्का लगाता है तो जो कीपर होता है वो उसको बॉल को पकड़ता है तो उसके हाथ जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। इन डूइंग सो फील्डर जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है टाइम का, ताकि वो जो हाई वेलोसिटी में जो बॉल आ रही है उसको उसका मोमेंटम डिक्रीज करके उसको जीरो ला दे। दस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज डिक्रीज एंड देयरफॉर इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल, और ताकि जो फास्ट मूविंग बॉल है उसको रोकने के लिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाए ताकि वो रिड्यूस हो पाए टू जीरो। इफ बॉल इज स्टॉप सडनली देन द हाई वेलोसिटी डिक्रीज टू द जीरो इन देन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम, और इस हिसाब से वो थोड़े से टाइम इंटरवल में उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। दस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉल विल बी लार्ज, और इसीलिए जो उसका मोमेंटम चेंज होगा वो लार्ज हो जाएगा। देयरफॉर लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाई
फॉर द होल्डिंग एंड कैच एंड मे हर्ट द पाम और द फिल्डर। और जब भी हम लोग ये लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं उसको स्टॉप करने के लिए तो फिल्डर को लग भी सकती है। इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट athletes are made to fall either on a cushion bed or the sand bed. This is to increase the time of an athlete fall to the stop after making the jump. This decrease the rate of change of a momentum, hence the force. जब वो कूदने जाता है एथलीट्स तो दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप। इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो फॉल होता है वो आफ्टर मेकिंग द जंप, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम, इसकी वजह से टाइम इंक्रीज हो जाता है एथलीट्स के फॉल में, ताकि वो जंप करे उसके बाद ये डिक्रीज कर देता है चेंज ऑफ मोमेंटम में और हैंस द फोर्स भी फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ट्राई टू पॉन्डर हाउ द कराटे प्ले ब्रेक द स्लैब ऑफ एन आइस विद अ सिंगल ब्लॉक। और किस हिसाब से कराटे प्लेयर वो एक ही ब्लॉक्स में वो कैसे तोड़ देता है, क्योंकि वो जो टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है और मोमेंटम का रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। उसकी वजह से वो जो स्लैब होता है वो आसानी से टूट जाता है। First law of momentums motions can be mathematically stated here. F is equal to ma. m की जगह पे हम लोगों ने m लिखा है, a की जगह पे v माइनस यू अपॉन टी लिखा है और यहाँ पे हम लोगों ने एफ टी डाल दिया हुआ है और एम वी माइनस एम यू। यहाँ पे f को हम लोग 0 लेंगे, v इज इक्वल टू यू लेंगे। वॉट एवर द टाइम इज टेकन इज t, दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विल बी कंटिन्यूस मूविंग एट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम t। If u is a 0 then v will be 0. अगर u 0 होगा तो v भी 0 होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट द रेस्ट, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पे होगा। अब देखते हैं 9.5 थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। हम लोगों ने पहले दो मोशंस लॉ ऑफ मोशन में देखा कि किस हिसाब से फोर्स जो होता है वो चेंज लाता है मोशन में और प्रोवाइड करता है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स, और अलग अलग फोर्स कौन कौन से है उसकी मेथड हम लोग को बताता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट द फोर्स ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट द फोर्स बैक टू द फर्स्ट वन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स आता है और वो जब दूसरे के ऊपर पास ऑन करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको वापस वो गेट बैक रिटर्न करता है। मतलब आप जब दीवार के ऊपर बॉल फेंकोगे तो बॉल जो दीवार से वापस से रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आएगी, दैट इज ऑफ अ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस टू फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये थर्ड लॉ ऑफ के हिसाब से ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में सेम वे वर्क करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। दिस फोर्स एक्ट ऑन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है लेकिन एक ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करता है। इन अ गेम ऑफ अ फुटबॉल समटाइम while looking at the football trying to kick it with the greater force collide with a player of an opposite team, both feel hurt because each apply the force to the other. हम लोग जब फुटबॉल मैच में देखेंगे तो दोनों अपोनेंट टीम एक बॉल को किक मारने की कोशिश कर रही होती है, कभी दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है और दोनों को लग जाती है क्योंकि दोनों सेम फोर्स एक्सर्ट करने वाले होते हैं। बिकॉज ईच अप्लाई द फोर्स टू द अदर, इन द अदर वर्ड देयर इज अ पेयर ऑफ अ फोर्स, नॉट जस्ट द वन। द टू अपोजिट forces are also known as the action and reaction force. तो यहाँ पे दो फोर्स वर्क करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, दैट इज द एक्शंस एंड द रिएक्शन फोर्स। लेट्स अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टिंग टुगेदर एज शोन्स 9.10। यहाँ पे 9.10 में आपको दो स्प्रिंग बैलेंस दिख रही होगी, उसके बारे में बात करते हैं। The first end of the balance B is attached with the rigid support like a wall. एक को हम लोगों ने B अगर देखने जाए बैलेंस B को हम लोगों ने वॉल के साथ अटैच कर ली है। When the force is applied through the free end of a spring balance A, it is observed that both the spring balance shows the same reading on its scale. अगर आप देखने जाओगे तो दोनों स्केल पे आपको सेम रीडिंग मिलेगा। इट मीन्स दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बी वो इक्वल होगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्सर्ट कर रहे होंगे। बी जितना फोर्स डाल रहा होगा उतना ए फोर्स कर रहा होगा। सो इस हिसाब से दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल हो जाएगा फोर्स। फोर्स विच बैलेंस ए एक्सर्ट ऑन एन बी इज कॉल्ड द एक्शन, एंड जो बी ए के ऊपर फोर्स कर रहा होगा उसको रिएक्शन बोलते हैं। दिस गिव
अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ थर्ड लॉ ऑफ मोशंस कि एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स डाल रहा होगा वो सामने वाला ऑब्जेक्ट भी अलग दूसरी डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा होगा, तो इसी हिसाब से थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसे बोलते हैं कि एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, सारे एक्शंस का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है. हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर दैट एक्शन एंड रिएक्शंस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क होते हैं, ये याद रखना है हम लोग को. Suppose you are standing at the rest, intended to start walking on the road. You must accelerate and this require a force according with the second law of motion. आप एक जगह पे खड़े हो, आपको कहीं पे चलना है और आप फोर्स अप्लाई करोगे उसको चलने के लिए, तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा. विच इज इट्स फोर्स? मस्कुलर फोर्स, बट ऑब्वियस रोड पे चलने के लिए. इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंडेड टू मूव? यस. नो. यू पुश द रोड बिलो द बैकवर्ड. द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड द ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द फीट एंड मेक यू मूव फॉरवर्ड. एक्चुअली जो रोड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आपके फीट जा रहे होंगे आगे, और जो रोड होगा वो पीछे की डायरेक्शंस में फोर्स डाल रहा होगा, उसकी वजह से आप मूव कर पाओगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करते हैं. दिस फोर्स मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. ये जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड होने के बावजूद. दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो दोनों फोर्स है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे होंगे जिनका अलग अलग मास होगा. गन का एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं. व्हेन एन गन इज फायर इट एक्सर्ट अ फोर्स फॉरवर्ड ऑन एन बुलेट. बुलेट आगे जाएगी और बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन द गन, और जो बुलेट होगी वो गन की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगी. बुलेट आगे जाएगी लेकिन वो फोर्स पीछे की डायरेक्शन में करेगी. दिस रिजल्ट इन एन रिकॉइल द गन, और उसकी वजह से गन का रिकॉइलिंग होगा. सिंस गन हैज़ अ मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, यहाँ पे जो गन है उसका ज़्यादा वजन होगा बुलेट की कंपैरिजन में. सो एक्सेलरेशन ऑफ गन इज़ मच लेस एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, तो बुलेट बहुत ज़्यादा मूव करेगी गन की कंपैरिजन में. थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही इलस्ट्रेट करता है. Illustrations: when a sailor jump out of the rowing boat, as a sailor jump forward, the force on the boat move it backward. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम लोग को पीछे पिक्चर्स में दिखा हुआ है. जब सेलर रोविंग बोट से जंप करके दूसरी बोट पे जाएगा तो सेलर आगे की डायरेक्शन में जंप करेगा, और वो जब जंप कर रहा है तो बोट को वो पीछे की डायरेक्शन में धक्का देगा. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि वो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वजह से बोट जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक्टिविटी 9.4 देखते हैं. रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन द टू सेपरेट कार्ट एज शोन इन द पिक्चर. यहाँ पे रोलिंग जो कार्ट है वहाँ पे खड़े हैं दोनों, एंड आस्क टू प्ले द गेम टू कैच द बॉल बैग्स. उनको एक बैग पकड़ने की गेम खेलनी है. Does each of them receive an instantaneous reaction as the result of throwing the sandbags? You can paint a white line on an cart wheel to observe motion of an two cart. Children throw the bag towards each other. जब वो फेंक रहे होंगे तो वो जब फेंक रहे होंगे तो वो जो बैग होगा वो आगे की डायरेक्शन में जाएगा लेकिन उनकी ट्रॉली पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगी एक्चुअली. सो ये शो करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नाउ प्लेस द टू चिल्ड्रन ऑन द वन कार्ट एंड वन ऑन द अनदर कार्ट. और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी सीन यहाँ पे एज दिस अरेंजमेंट वुड शो द डिफरेंट एक्सेलरेशन फॉर द सेम फोर्स. सेम फोर्स के लिए अलग अलग अरेंजमेंट शो करेगा जो शो करता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. द कार्ट शो इन एन एक्टिविटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द 12 mm or an 80 mm thick plywood board of an about 50 cm 100 cm with a two pair of a hard ball bearing wheel. Skater balls are not as effective because it's difficulty to maintain the straight line motions. यहाँ पे कार्डबोर्ड की साइज बताई हुई है और स्केटबोर्ड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हम लोग को स्ट्रेट लाइन मोशन बताना है यहाँ पे, इसीलिए. 9.6 देखते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सपोज दो ऑब्जेक्ट लेने हैं ए एंड बी, उनको वजन दे देना है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का MA और दूसरे का MB. ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में विद अ डिफरेंट वेलोसिटी. फर्स्ट की UA एंड UB रिस्पेक्टिवली, एंड देर आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है. लेट्स UA इज ग्रेटर देन UB, मतलब अगर फर्स्ट वाले का वेलोसिटी ज़्यादा है B की कंपैरिजन में, टू बॉल कोलोइड विथ ईच अदर्स एज शोन इन फिगर B. सो B वाले में दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे.
ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर द टाइम t, the ball A exert the force AB on then ball B, and then ball B exert the force FBA on then ball A. A जो है वो B के ऊपर फोर्स डालेगा और जो B है वो A के ऊपर फोर्स डालेगा. सो जब A एक्सर्ट कर रहा होगा फोर्स तो उसको बोलेंगे FAB, और जब B एक्सर्ट कर रहा होगा फोर्स तो उसको बोलेंगे FBA. सपोज VA and VB are the velocity of the two ball AB after collision. So 9.14 में दी हुई है. यहाँ पे 9.1 में मोमेंटम प्लूरल अगर देखने जाए तो हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ए और बी का कोलिजन के बाद जो एम बी है वो राइट हैंड डायरेक्शंस में कोलिजन के बाद मूव होना स्टार्ट होगा, और जो एम ए है वो उसकी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होगा. बी में वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और आफ्टर कोलिजन जो एक बॉल है वो राइट हैंड साइड जाएगी और जो फर्स्ट वाली बॉल है वो उसके पीछे जाएगी. फ्रॉम इक्वेशंस 9.1, momentum of an ball A before after the collision of MA UA and MA VA, यहाँ पे उसका collision के बाद उसका after and before बताया हुआ है रिस्पेक्टिवली. रेट चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे FAB लेंगे. collision के बाद उसका फॉर्मूला बनेगा MA ब्रैकेट में VA माइनस UA अपॉन T. यहाँ पे हम लोग B के लिए लेंगे MB ब्रैकेट में VB माइनस UB अपॉन T. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशंस दोनों का एक्चुअली जो रिएक्शंस होगा वो सेम होगा. सो हम लोग दोनों को इक्वल टू कर लेते हैं. वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है B वाले का, सो दैट इज़ वाई वी विल गिव द ऑपोजिट साइन दैट इज ऑफ अ माइनस. सो हम लोग इक्वेशन जब टैली अप करेंगे तो हमारे पास आएगा MA UA प्लस MB प्लस UB, MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB. सिंस यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम है वो दोनों के कोलिजन के बाद सेम हो जाएगा. टोटल कोलिजन ऑफ दैट इज ऑफ 9.7. वी ऑब्जर्व दैट टोटल मोमेंट ऑफ टू बॉल रिमेन अनचेंज और कंजर्व प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट. इसका मतलब ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से दोनों के बीच में कोलिजन के बीच में उनका जो मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा. टोटल मोमेंटम दोनों केस में सेम रहेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडिया कोलिजन एक्सपीरियंस वी से दैट sum of the momentum of a two object before collision is equal to the sum of the momentum after the collision provided it's no external force is acting on them. ये बोलते हैं लॉ ऑफ मोशंस, सॉरी लॉ ऑफ मोमेंटम. जब वो पहले अगर देखेंगे कोलिजन के बिफोर तो उनका जो इक्वेशन बन रहा होगा और उसके बाद आफ्टर कोलिजन जो इक्वेशन बन रहा होगा वो सेम होगा. हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो ये लॉ को बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. This statement can be alternatively be given as in total moment of an two object is unchanged or conserved by the collision. And यहाँ पे जो statement दिया हुआ है alternatively it's given as a total momentum of a two objects. दो object के total momentum दिए हुए हैं on basis पे कि यहाँ पे unchanged रह रहे हैं और collision के बाद उनके बीच का जो चीज़ है वो conserve हो रहा है. This statement can be alternatively be given as in total momentum of a two object is unchanged और conserved by the collision. मतलब collision के बाद उनका जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा. एक्टिविटी 9.5 देखते हैं. टेक अ बिग रबर बलून एंड इन्फ्लेट इट फुल्ली. आपको उसको फुलाना है रबर के बलून को और फिर उसको थ्रेड से बांध देना है. ऑल्सो यूजिंग एडहेसिव टैप फिक्स अ स्ट्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द बलून और फिर उसको फिक्स कर देना है. पास द थ्रेड थ्रू द स्ट्रिंग्स. यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रही होगी. आपको एक स्ट्रिंग्स एक थ्रेड जो है वो पास ऑन करनी है स्ट्रॉ में से. होल्ड वन एंड ऑफ द थ्रेड इन योर हैंड एंड फिक्स इट ऑन द वॉल. यहाँ पे पिक्चर में जैसे दिख रहा है वैसे आपको फिक्स कर देना है वॉल के साथ. आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द अदर एंड ऑफ अ थ्रेड एंड फिक्स इट ऑन द वॉल एट द सम अदर डिस्टेंस. दूसरे वॉल पे लगा देनी है. नाउ रिमूव द थ्रेड टाइड ऑन द नेक ऑफ अ बलून. और जो बलून की नेक के ऊपर जो मैंने थ्रेड बांधी है वो खोल देनी है. ओके, नाउ रिमूव द बॉल. लेट्स एन एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ बलून एंड उसकी डायरेक्शन मूव करनी है. वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी? आगे की डायरेक्शन में जाएगी. मतलब हवा पीछे से निकल रही है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा. एक्टिविटी 9.6 देखते हैं. टेक अ टेस्ट ट्यूब ऑफ एन गुड क्वालिटी ग्लास मटेरियल एंड पुट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. यहाँ पे
ऐसे सेटअप लगाना है आपको, ऐसे स्ट्रिंग्स के थ्रू बीकर को, छोटी सी टेस्ट ट्यूब को ऐसे धागे से बांध देना है थ्रेड से, और उसके अंदर पानी रखना है थोड़ा सा, और स्टॉप कॉक मार देनी है उसके माउथ के ऊपर, और इसे हॉरिजॉन्टली 2 स्ट्रिंग्स से बांध कर आपको ऐसा सेटअप लगाना है, और फिर नीचे बर्सन बर्नर से उसको गर्म करना है, और फिर ऑब्जर्व करना है टेस्ट ट्यूब रिकॉइल इन द डायरेक्शंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ कॉर्क। अगर आप देखोगे तो उसके अंदर की जो टेस्ट ट्यूब होगी वो रिकॉइल होगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ कॉर्क। कॉर्क की जो होगी उससे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वो रिकॉइल होगी। ऑल्सो ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ द कॉर्क अपीयर टू हैव एंड दैट इज रिकॉइल एट द टेस्ट ट्यूब। आपको उसकी वेलोसिटी भी चेक करनी है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ देखते हैं। ऑल कंजर्वेशन लॉ सच एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्जेस आर कंसिडर्ड टू बी अ फंडामेंटल लॉ इन फिजिक्स। ये सारे जो लॉ है उसको फंडामेंटल लॉ बोलते हैं फिजिक्स में। देर आर बेसिस ऑन एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट कैन बी वेरीफाइड, डिसप्रूव्ड और एक्सपीरियंस। उसको हम लोग मान भी सकते हैं, डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू भी मान सकते हैं। Experiment whose result is in and confirmly within law verified or then substantiates the law, it does not prove the law। इसका मतलब ये नहीं हो गया हम लोग के पास एक्सपीरियंस होंगे वेरियस रिजल्ट के थ्रू, फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसका कोई आपके पास फाइनल प्रूफ नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड सिंगल एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट गोज अगेंस्ट द लॉ इज इनफ टू डिसप्रूव इट। कभी कभी क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो आपको वो सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलेगा, सो आप डिसअप्रूव भी कर सकते हो वो पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट करने के बाद। Law of conservation of momentum has been deduced from the large number of observation and experiment. This law was formulated nearly 3 century ago. देखने जाए तो 300 साल पहले momentum of law of conservation create किया गया था. It is interesting to know that not a single situations has been realized so far which contradict this law. लेकिन जो law of conservation of momentum है ये इससे अपोज नहीं हुआ है। सेवियर एक्सपीरियंस ऑफ डे टू लाइफ भी उसके एग्जाम्पल्स है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।